नमस्कार मित्रों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्यापथ अकादमी पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जी आई एन मोस्ट वेलकम। अपने नेक्स्ट कड़ी में आज हिंदी व्याकरण का वर्ण विचार का भाग नंबर 2 लेके आपके सामने आए हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो हम कल पढ़ रहे थे भाषा और व्याकरण। क्या पढ़ रहे थे? भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण में हमने कल काफी कुछ बातें सीखी थी, है ना। हमारा पहला तो ये था कि हिंदी भाषा को कैसे पढ़े, ये हमने चर्चा कर ली थी, है ना, कि भाषा को कैसे पढ़े। इस पर हमने विचार कर लिया था कल। हमने शब्द व्युत्पत्ति पक्ष के बारे में बातें कर ली थी। शब्द व्युत्पत्ति पक्ष के बारे में हमने बातें कर ली थी, है ना। शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष के बारे में बातें कर ली थी। शब्द विश्लेषणात्मक पक्ष के बारे में बातें कर ली थी हमने। और हमने हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ था, है ना, वो हमने सब बातें कर ली थी। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, उसके बाद में पाली, प्राकृत या अपभ्रंश, है ना, सौरसेनी, हिंदी, खड़ी बोली, ये सब हमने बातें कर ली थी। भाषा के बारे में हमने बातें कर ली थी। भाषा शब्द की उत्पत्ति के बारे में बातें कर ली थी, है ना। भाषा शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बातें कर ली थी। भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में बातें हमने कर ली थी कल। भाषा की परिभाषा के बारे में हमने बात कर ली थी। और भाषा के दो प्रकार हैं, लिखित और मौखिक, इनके बारे में बातें कर ली थी। तो आज हम जो नई बात करेंगे, वो हमारा जो बिंदु रहेगा वो रहेगा भाषा के अंग, या मैं यूं कहूँ भाषा के आधारभूत तत्व, है ना। तो ये हमारा आज पढ़ने वाले हैं हम। आपसे सबसे पहले तो एक यूं कहूँ कि निवेदन है छोटा सा, कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, क्योंकि ये क्लासेज है वो बहुत ही शानदार रहने वाली है। इन कक्षाओं में हिंदी व्याकरण जो रीटमेंट्स के लिए सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ईयर की भर्ती अभी पीछे हो चुकी है, आगे नेक्स्ट आएगी, तो उसके लिए भी फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्थ ग्रेड के लिए एक मतलब ये मानो कि भर्ती का बहुत बड़ा एक सागर है ना। इस सागर में डुबकी जो लगा लेगा वो लगा लेगा। और यदि इस सागर में डुबकी नहीं लगा पाओगे आप फोर्थ ग्रेड वाले में, तो फिर आपके लिए मानो कि तैयारी आपने की है नहीं की है, संशय पैदा करेगी, है ना। लगातार मेहनत है वो, उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो ये क्लासेस फोर्थ ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए भी ये व्याकरण काफ़ी अच्छी रहेगी। पीएसआई एग्जाम जो भी आगे भर्ती आने वाली आई है, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, अपने मित्रों को जोड़ें, है ना, लगातार बने रहें। हम बहुत कुछ करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण के बाद में आपको मैं बताया था शिक्षण विधियाँ भी चलेगी, है ना। हो सकता है और भी टॉपिक जो हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में कामयाब है हिंदी के विषय के संबंध में, हम लगातार करते रहेंगे। और कुछ एक दिनों के बाद में हम हमारी विद्यापथ अकादमी पर आपको सामान्य ज्ञान, मैथ वगैरह के ये जो मतलब सामान्य ज्ञान, मैथ है, और भी सामान्य विज्ञान के जो बिंदु है वो भी हम लेके आएंगे जल्दी आपके सामने। तो आप बने रहें, अपने मित्रों को अवश्य बताएं, और यूट्यूब चैनल विद्यापथ अकादमी को सब्सक्राइब करें। और टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीपीटी मिलती है, तो विद्यापथ अकादमी टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप अवश्य ज्वाइन हो। तो मित्रों, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो है भाषा के अंग। क्या है? भाषा के अंग। हम यूं कह सकते हैं इसको, भाषा के आधारभूत तत्व। क्या कह सकते हैं? भाषा के आधारभूत तत्व। भाषा के आधारभूत तत्व। तो ये भाषा के आधारभूत तत्व है, ये आप आज इसकी बात करेंगे। तो देखो, भाषा के जो अंग है या भाषा के तत्व है वो कुल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं मित्रों? 6 प्रकार के होते हैं, है ना। तो पहला होता है इसका ध्वनि होता है। क्या होता है? पहला ध्वनि होता है। दूसरा होता है इसका वर्ण होता है। तीसरा अक्षर, यानी कुछ लोग क्या है वर्ण अक्षर को एक ही मानते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। वर्ण और अक्षर कभी एक नहीं होते, नाम मात्र सा अंतर होता है।
और बहुत बड़ा होता है वैसे तो हम इसका एक तत्व अक्षर को भी लेकर चलेंगे साथ में, है ना। और चौथा होता है शब्द होता है, पांचवा होता है पद होता है, और ये छठा होता है वाक्य, जो अंतिम सार्थक बड़ी इकाई होती है। ये जो भाषा के हैं, ये हम यूँ कहें कि 6 तत्व है भाषा के, आधारभूत तत्व। आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। एक एक के बारे में हम पढ़ते जाएंगे, क्योंकि भाषा के आधारभूत तत्व क्यों माना गया कि भाषा एक प्रकार से हम यूँ कहें कि जो भी भाषा होती है वो किसी भी स्थिति में हम यूँ कह सकते हैं वो आकृति होती है। वो कोई शरीर हो सकता है, तो शरीर के अंग होते हैं, उसी प्रकार भाषा के भी क्या होते हैं, ये अंग होते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ध्वनि के बारे में कि ध्वनि क्या है। मित्रों, ध्वनि का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। ध्वनि की हम शाब्दिक अर्थ की बात कर लेते हैं, है ना। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ है वो, उसकी हम बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पर। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ यानी इस ध्वनि के शब्द का अर्थ क्या होता है। ध्वनि हम यूं कहें कि एक प्रकार से आवाज होती है ना। मैं बोल रहा हूं, ये क्या है, ध्वनि ही तो है, आवाज है ना। शोर कोलाहल, है ना, जो भी कुछ बाहर हमें सुनाई पड़ता है वो सारी सारी क्या है, ध्वनि का शाब्दिक अर्थ है। ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आवाज लेते हैं, है ना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है। ध्वनि शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवाज होता है। और हम इसको कहें कि ध्वनि शब्द व्याकरण की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ क्या होता है, ये होता है मित्रों सफोट। क्या होता है, सफोट। और स्फोटवाद ध्वनि सिद्धांत के आधार पर इसको स्फोटवाद कहा गया है। अभी पीछे एग्जाम हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, है ना, 23 जून को, तो उसमें ये प्रश्न आया था, ध्वनि सिद्धांत के बारे में पूछा गया था कि स्फोटवाद है वो किससे संबंधित है। तो ध्वनि सिद्धांत था मित्रों, ध्वनि सिद्धांत हिंदी साहित्य में चलता है। ध्वनि सिद्धांत है एक। तो इस ध्वनि सिद्धांत के बारे में हम यहाँ बात नहीं करें क्योंकि ये अपना विषय नहीं है, काव्य शास्त्र का विषय है। फिर भी हम इसके बारे में बता दें कि ध्वनि सिद्धांत है तो हिंदी में इसके प्रवर्तन कौन थे मित्रों, आनंदवर्धन थे। कौन थे, आनंदवर्धन। हमारी ज्यादा इस विषय का ये बिंदु नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि ध्वनि सिद्धांत है वो हिंदी साहित्य में आनंदवर्धन ने दिया था। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से ध्वनि को हम कहते हैं स्पॉट कहते हैं, है ना। तो ये ध्वनि के कुछ नाम है, आवाज है, स्पॉट है, ध्वनि है ना। तो ये ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा से है। भाषा के हमने प्रकार दो प्रकार किए थे, हमने भाषा के दो प्रकार किए थे मुख्य रूप से। कितने किए थे हमने मित्रों, दो प्रकार किए थे। एक तो था मौखिक भाषा और एक था लिखित भाषा। यानी हमने भाषा के दो प्रकारों की कल बात की थी, है ना। एक तो था मौखिक भाषा और एक था लिखित भाषा। तो ये जो ध्वनि है वो कौन सी भाषा का आधार है, ये ध्वनि मौखिक भाषा का आधार है। किस भाषा का आधार है भाई, मौखिक भाषा का। क्योंकि लिखित भाषा से ध्वनि का कोई अस्तित्व नहीं है, लिखित भाषा के साथ ध्वनि से कोई तालमेल नहीं है। ध्वनि है वो मौखिक भाषा का मेन भाग है, यानी मौखिक भाषा जब बोलते हैं तभी हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा में लिखते समय ध्वनि का कहीं कोई प्रयोग नहीं होता मित्रों। मौखिक भाषा जो होती है वहां हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। तो ध्वनि का संबंध है वो मौखिक भाषा से है। इसको स्फोटवाद क्यों कहते हैं, स्फोट क्यों कहते हैं, जब हम शब्द बोलते हैं, है ना, किसी भी शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण में जिस अर्थ बाहर निकलता है ना, हम यूं कहें कि अर्थ का स्फुटन होता है। क्या होता है, अर्थ का स्फुटन होता है, अर्थ का स्फोट होता है। तो हम इस ध्वनि को क्या है, व्याकरण की दृष्टि से स्फोट कहते हैं। कि हम जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं मित्रों, किसी शब्द का हम उच्चारण करते हैं, किसी भी हम शब्द का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं। तो उच्चारण करने में जिसमें अर्थ का स्फुटन होता है, उच्चारण करने के बाद
अर्थ का स्फोट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं, स्फोट कहते हैं ध्वनि को। ठीक है, तो ये था ध्वनि। अब ध्वनि के बारे में हम कुछ बातें करते हैं, है ना। हमने सुना होगा, हम पढ़ते हैं सबसे छोटी इकाई, भाषा की इकाई, मौखिक भाषा की इकाई, लिखित भाषा इकाई। तो पहले हम इसके ऊपर कुछ बात करेंगे ध्वनि के बारे में, कि ध्वनि की हम यूं कहें मौखिक भाषा की मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई कौन है? मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई कौन है? ध्वनि। कौन है मित्रों? ध्वनि है। यानी जो मौखिक भाषा है उसकी आधारभूत इकाई क्या है? ध्वनि है। मौखिक भाषा में ध्वनि का अस्तित्व होता है, ध्वनि ही सब कुछ होती है, ध्वनि के अलावा मौखिक भाषा का विशेष अस्तित्व नहीं होता है ना। इकाई में याद रखना मित्रों, ई छोटी आती है और बड़ी आती है, क्योंकि ये 1 + i से बना है तो इकाई ही छोटी आती है। दूसरा है मौखिक भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई, है ना। ये भी क्या होती है? ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई, मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई यानी सबसे छोटी इकाई। लघुत्तम मतलब सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वो भी क्या होती है? ध्वनि होती है। मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है मित्रों? ये भी ध्वनि होती है। इसके बाद में अब देखो, मौखिक भाषा की श्रव्य इकाई यानी सुनने वाली इकाई तो ध्वनि होगी, क्योंकि मौखिक भाषा जहां भी चर्चा होती है तो मौखिक भाषा का मतलब ध्वनि से ही होता है। तो मौखिक भाषा की लघुत्तम श्रव्य इकाई कौन सी हो जाएगी? ये भी क्या होगी मित्रों? ध्वनि होगी। ये ध्वनि के बारे में था, है ना। क्या है ध्वनि का शाब्दिक अर्थ? क्या होता है? आवाज होता है। व्याकरण में इसको स्फोट कहते हैं। स्फोट क्यों कहते हैं? किसी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो अर्थ का स्फुटन होता है, अर्थ का स्फोट होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम स्फोट कहते हैं। ये ध्वनि का संबंध किस भाषा से है? मौखिक भाषा से है। ध्वनि का संबंध हमेशा मौखिक भाषा से रहता है। इसके बाद में ध्वनि मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि है, और मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। श्रव्य लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। इसके बाद में क्या है? ध्वनि कहाँ से बोली जाती है? मुख से बोली जाती है ना। यानी ध्वनि की विशेषता में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ये विशेषता ही चल रही है इसकी, है ना। तो ध्वनि मुख से बोली जाती है, और कानों से सुनी जाती है। ध्वनि क्या है? मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है। तो ये ध्वनि मुख से बोली जाती है, इसको हम कह सकते हैं मित्रों मुखज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मुखज कह सकते हैं। मुख से बोली जाती है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मुखज कहते हैं। कानों से सुनी जाती है ध्वनि, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। यानी इसलिए कानों से सुनी जाती है तो श्रवणीयता ये ध्वनियों का क्या है? मुख्य गुण होता है। श्रवणीयता ध्वनियों का मुख्य गुण। इस बात को याद रखेंगे हम। क्या होता है? श्रवणीयता है ध्वनियों का मुख्य गुण होता है, सामान्य सी बात है ये। तो ये था हमारा जो भाषा के अंग थे। भाषा के अंगों में हमने पहले अंग के बारे में, ध्वनि के बारे में चर्चा की है। ये ध्वनि के बारे में हमने जो छोटी छोटी बातें हैं उनका समझ जाना है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट बात है कि ध्वनि है, तो ध्वनि का संबंध किससे होता है भाई? लेखन से होता है, उच्चारण से होता है? ध्वनि का संबंध हमेशा उच्चारण से होता है, इस बात को भी ध्यान रखें। ध्वनि का संबंध उच्चारण से होता है। किससे होता है?
उच्चारण से होता है। ध्यान रखिए, ध्वनि का संबंध लेखन से नहीं होता, क्योंकि लेखन से तो लिखने का काम होता है ना, ध्वनि तो बोलने का सुनने का काम आती है। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन हम वहाँ इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये होता क्या है। तो ध्वनि का संबंध उच्चारण से होता है, हमेशा ध्वनि उच्चारण करने का काम आती है, लेखन से ध्वनि का कोई संबंध नहीं होता है। और जो व्याकरण है वो हमें ध्वनियों के सही उच्चारण करने की जानकारी प्रदान करता है। तो ये तो बातें थी ध्वनि के बारे में, जो पहला आधारभूत तत्व था। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। 2 नंबर का जो तत्व हमारे सामने है वो है मित्रों वर्ण। क्या है? वर्ण। अब यहाँ वर्ण के बारे में बात करें तो सीधी सीधी बात आ गई कि वर्ण का, जैसे ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा थे, है ना, कि ध्वनि है वो मौखिक भाषा में ही प्रयुक्त होती है, ध्वनि का संबंध मौखिक भाषा से था। अब यहाँ वर्ण का संबंध किस भाषा से है भाई? सबसे पहली बात आप बताओगे, है ना, कि वर्ण का संबंध लिखित भाषा से। किस भाषा से है? वर्ण का संबंध लिखित भाषा से है। यानी वर्ण का जो संबंध है वो किस भाषा से है भाई? लिखित भाषा से है। पहली बात हो गई। अब लिखित भाषा है, हमने मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई के बारे में बताना, ध्वनि होती है ना, तो लिखित भाषा की, मौखिक भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि थी। अब यहाँ बात करते हैं लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है। तो आप बताएंगे लघुत्तम इकाई, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई, लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है मित्रों? ये होती है वर्ण। लिखित भाषा की लघुत्तम इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। अब यहाँ आप मुझे बताओ कि जो वर्ण है वो किस प्रकार का होता है, यानी सार्थक होता है या निरर्थक होता है? वर्ण एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। सार्थक क्या होता है? सार्थक वो होता है जो अर्थ प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? हमें अर्थ प्रदान करता है। सार्थक से अर्थ, यानी अर्थ सहित। और एक होता है निरर्थक, इसका मतलब होता है कि कोई अर्थ नहीं दे रहा है। तो आप ये बताएं कि जो वर्ण है वो किस प्रकार का होता है? वर्ण होता है मित्रों निरर्थक, यानी अकेला वर्ण हमें किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं देता है। जो अकेला वर्ण होता है वो हमें कोई अर्थ नहीं देता है। हमने यहाँ पर कै लिखा, च लिखा, ये जो है वो हम यूं कहें कि हमें किसी प्रकार का अर्थ नहीं दे रहे हैं। तो ये वर्ण है जो भाषा की निरर्थक इकाई होती है। क्या होती है? निरर्थक इकाई। हम ये कहें कि लिखित भाषा की निरर्थक इकाई कौन सी है? वर्ण है। लिखित भाषा की निरर्थक इकाई, लिखित भाषा की निरर्थक इकाई क्या होती है मित्रों? ये वर्ण होता है। क्या होता है? वर्ण। इस बात को विशेष ध्यान रखें हम। लिखित भाषा की निरर्थक इकाई क्या होती है? वर्ण होता है। ठीक है। इसके बाद में हम वर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। भाषा की लघुत्तम दृश्य इकाई, यानी दिखने वाली इकाई। लघुत्तम तो मतलब आपको समझ गए ना, सबसे छोटी इकाई होती है लघुत्तम। ये लघुत्तम इकाई है वर्ण। अब दृश्य इकाई मौखिक थी, वो श्रव्य थी। मौखिक क्या थी? श्रव्य थी। हमने बात की थी ना कि भाषा की श्रव्य इकाई क्या है, ये इकाई हमने बात की थी। यहाँ पर देखो, भाषा की श्रव्य इकाई, लघुत्तम श्रव्य इकाई कौन सी थी भाई? ध्वनि थी। यानी मौखिक भाषा की लघुत्तम श्रव्य इकाई क्या थी मित्रों? ध्वनि थी, है ना। तो हम यहाँ पर अभी लिखित भाषा की बात कर रहे हैं। तो लिखित भाषा की जो लघुत्तम है वो दृश्य इकाई, ये क्या होती है? नंबर 4 यहाँ पर हम लगाएंगे। लिखित भाषा की लघुत्तम दृश्य इकाई, लिखित भाषा की लघुत्तम दृश्य इकाई क्या होती है मित्रों? वो ये वर्ण होता है। यानी वर्ण के बारे में 3 बातें थी कि लघुत्तम इकाई लिखित भाषा की क्या है? वर्ण है। निरर्थक इकाई क्या है?
वर्ण है और भाषा की लघुत्तम दृश्य इकाई क्या है, वर्ण होता है ना। और तो ये वर्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हमने अभी यहाँ पर की है। और दूसरी बात है कि हम जैसे करते हैं कि ध्वनियों को हमने एक बात कही थी कि बोला और सुना जा सकता है ना। ध्वनियों को क्या कर सकते हैं भाई, बोला और सुना जा सकता है। ध्वनियों को हम बोल सकते हैं, बोला जा सकता है, प्लस में सुना जा सकता है। ये दो बातें ध्वनियों के लिए थी कि ध्वनियों को हम बोल सकते हैं, ध्वनियों को हम सुन सकते हैं। लेकिन वर्णों के बारे में क्या है, वर्णों को हम बोल भी सकते हैं, है ना। वर्ण को हम बोल सकते हैं, प्लस में वर्णों को हम सुन सकते हैं। वर्णों को हम क्या कर सकते हैं भाई, लिख भी सकते हैं, है ना। वर्णों को हम लिख भी सकते हैं, वर्णों को हम देख भी सकते हैं और वर्णों को हम पढ़ भी सकते हैं। तो ये वर्णों के बारे में आता है कि वर्णों को हम बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम यदि बात कर लेते हैं वर्ण के बारे में कि वर्ण होता क्या है। अभी तक हमने सीधा सीधा बात की है वर्ण का संबंध किस भाषा से है, लिखित भाषा से है। लघुत्तम इकाई कौन सी है, वर्ण है भाषा की, लिखित भाषा की। निरर्थक इकाई वर्ण है, लघुत्तम दृश्य इकाई वर्ण है। अब ये वर्ण होता क्या है ना। एक्चुअल बात ये है, मूल बात कि वर्ण होता क्या है, कि वर्ण किसे कहते हैं, है ना। तो इस बारे में हम बात करते हैं उस परिभाषा के बारे में। हमने जान लिया था, इतना तो हमें पता है कि वर्ण लिखित भाषा से इसका संबंध है, लघुत्तम इकाई है लिखित भाषा की, है ना। लघुत्तम इकाई मतलब सबसे छोटी इकाई है। वर्ण लिखित भाषा की निरर्थक इकाई है ना। तो ये बातें हम जान ली। इसके बाद में बात करते हैं वर्ण की परिभाषा के बारे में, है ना, कि वर्ण होता क्या है। वर्ण की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। वर्ण भाषा की ऐसी लघुत्तम इकाई है, क्या है, वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है। वर्ण क्या है, भाषा के लघुत्तम इकाई है जिसको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, है ना। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है जिसको हम क्या कर नहीं सकते भाई, विभाजित नहीं कर सकते, जिसको विभाजित नहीं कर सकते। यानी वर्ण होते हैं जो भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है और इन भाषा के लघुत्तम इकाई को हम क्या है, आगे विभाजित नहीं कर सकते। जैसे क्या है भाई, क, च, त, है ना, ए, ई, ये क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं, है ना। तो ये वर्ण है, इनको हम आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो ये छोटी छोटी बातें थी, हमने जो वर्ण के बारे में जाना कि वर्ण है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है ना, भाषा की लघुत्तम निरर्थक इकाई है। और जो वर्ण है वो लघुत्तम दृश्य इकाई है, ये हमने बातें कर ली है ना। इसके बाद में हमारा अगला जो बिंदु था, 3 नंबर था, वो क्या था भाई, तत्व था, वो था हमारा अक्षर। क्या था, अक्षर। देखो वर्ण और अक्षर में ज्यादा बड़ा अंतर तो नहीं है, बस छोटा सा अंतर है। आपको एक चीज याद रखनी है, अक्षर का मतलब होता है जो कभी नाश नहीं होता हो, है ना, जो हमेशा बना रहता हो, वो क्या होता है, अक्षर का एक नॉर्मल सा अर्थ होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ण अक्षर में तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वर्ण और अक्षर में क्या कर लेते हैं, हम तुलना कर लेते हैं कि वर्ण क्या होता है और अक्षर क्या होता है। मैं यहाँ दो ही बात लिखूंगा, आप दोनों बातों से समझ जाओगे ना, कि वर्ण होता है स्वर और स्वर रहित व्यंजन को वर्ण कहते हैं। स्वर रहित व्यंजन को क्या कहते हैं हम, वही वर्ण कहते हैं। अक्षर क्या होता है,
अक्षर में स्वर तो होता ही होता है, और जो स्वर सहित होता है, क्या होता है, स्वर सहित होता है, उसे हम क्या कहते हैं भाई, अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसके, अक्षर कहते हैं, स्वर सहित व्यंजन। स्वर सहित व्यंजन में क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। ये बात आपके दोनों बात ध्यान रखनी है आपको, यानी स्वर और स्वर रहित व्यंजन तो वर्ण होते हैं, स्वर और स्वर सहित व्यंजन अक्षर होते हैं। जैसे हम समझ लीजिए बात, यहाँ पर हम देखिए थोड़ा सा देखते हैं। हमारे सामने ये है ख लिया, क्या हमने च लिया। अब इसमें देखो मित्रों क्या है, ख में दो चीज है, एक तो ये और एक ये स्वर है। अब हम इस ख को क्या कहेंगे, अब हम इस ख को क्या कहेंगे बताओ। यानी हमने यह बात की थी कि स्वर तो होता ही है, स्वर सहित व्यंजन क्या होता है, स्वर सहित व्यंजन। इस ख में क्या है, स्वर मिला हुआ है, ये व्यंजन स्वर सहित है, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों, ये वर्ण है क्या, बताओ आप भाई। ये वर्ण नहीं है, क्या नहीं है, वर्ण नहीं है। क्यों नहीं है वर्ण, की वर्ण में स्वर रहित व्यंजन होता है, वर्ण में क्या होता है, स्वर रहित। ये क्या है, अक्षर है, क्योंकि इसमें स्वर सहित है। दूसरी बात क्या था, हमने परिभाषा ही की थी वर्ण की, है ना, ऊपर भी लिखा हुआ है कि वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई है जिसको विभाजित नहीं कर सकते। हमने इस ख को विभाजित कर दिया ना, ख के दो भाग हो गए, तो ख वर्ण कैसे हो सकता है, ख वर्ण नहीं हो सकता। यदि हम यहाँ इसको लिखते हैं ख, ये लिखा हमने, अब ये ख क्या है, वर्ण है, क्योंकि इसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। इस ख को आगे क्या हम विभाजित कर सकते हैं क्या, बताओ भाई, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, है ना। तो ये ख को विभाजित नहीं कर सकते, तो ये ख है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये वर्ण कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, अक्षर नहीं कहलाएगा। अक्षर तो ये नहीं है, और ये क्या है हमारा, वर्ण है। तो ये वर्ण और अक्षर में छोटी सी बातें थी, तो हमने यहाँ पर समझ ली है ना। अक्षर का मतलब क्या होता है भाई, अक्षर भाषा की ऐसी इकाई है जिसको हम क्या है, एक ही श्वास में बोलते हैं, है ना, वो अक्षर होता है। बस सीधी सी कहानी है, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, कि भाषा की एक ही आघात में बोलते हैं, एक ही सांस में बोलते हैं, तो वो अक्षर होता है। अक्षर का उच्चारण हम टुकड़ों में नहीं कर सकते, अक्षर का उच्चारण हम खंडों में नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये था अक्षर और शब्दों में, वर्ण में कुछ अंतर था। और हमारी चौथी जो इकाई है, भाषा की आधारभूत इकाई, भाषा के आधारभूत तत्व होता है, वो क्या है मित्रों, शब्द। अब यहाँ हमने दो इकाई तत्व है, अंग है, शब्द और पद। ये बड़े महत्वपूर्ण है, हमें इन दोनों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है कि शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। बहुत से विद्वान मित्र हैं या साथी हैं, वो शब्द को और पदों को एक ही मान लेते हैं। इस प्रकार वर्ण को अक्षर को एक ही मान लेते हैं ना, उसी प्रकार शब्द को और पद को भी एक मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, शब्द और पद एक नहीं होते हैं, दोनों में अंतर होता है। शब्द का निर्माण शप प्लस द से हुआ है, व्यंजन संधि से इसका निर्माण किया गया है ना। होता क्या है, शब्द वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। शब्द क्या होता है, वर्णों का, या हम यहाँ अक्षरों का कर सकते हैं, लेकिन हम एक सीधा सीधा वर्णों का ही रखेंगे यहाँ पर, नॉर्मल सी है, उत्तर दोनों ही है। वर्णों का एक सार्थक समूह क्या कहलाता है भाई, शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या होता है, शब्द होता है। यानी सार्थक, उसमें अर्थ आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ये तो शब्द हो गए, नहीं, शब्द होंगे जो अर्थ आएगा, है ना। सार्थक अर्थ सहित जो समूह बनेगा वो क्या कहलाता है मित्रों, शब्द कहलाता है। ऐसे हमने यहाँ हम ये बात कर लेते हैं, सार्थक की बात कर लेते हैं कि वर्णों का समूह है, ये हमने कह लिया, ये हमने मैं लिया, और ये हमने ले लिया। ये तीन वर्ण है, इनका एक हमने समूह बना दिया, क्या बन गया, कमल बन गया। क्या बन गया भाई, कमल बन गया। तो ये कमल क्या है, ये सार्थक है, ये हमें अर्थ दे रहा है। तो ये अर्थ हमें जो कमल दे रहा है, ये हमारा शब्द हुआ। यानी वर्णों का सार्थक समूह है, वो क्या कहलाता है,
शब्द कहलाता है। तो हमारा ये जो कमल है हमने लिखा है, ये कमल हमारा क्या है, सार्थक और सही शब्द होता है ना। अब दो बातें करते हैं, सार्थकता के आधार पर हम बात कर लेते हैं ना कि शब्दों में क्या होती है, सार्थकता होती है। अब हम यूं कहते हैं कि थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं शब्द के बाद साथ साथ में यहाँ पर पद। किसी पद क्या होता है, पद होता है किसी भी शब्द के साथ जब कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके उस शब्द को जब वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तो वो शब्द क्या बन जाता है मित्रों, पद बन जाता है। यानी जो शब्द होता है ना, उस शब्द के साथ में हम विभक्ति चिन्ह लगाएंगे, कारक विभक्ति चिन्ह लगा देंगे, है ना। तो विभक्ति चिन्ह लगाने से जो ये शब्द होता है इसका हम कहाँ प्रयोग कर लेते हैं, वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं। यानी जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, वाक्य में प्रयोग होने पर पद बन जाता है। यानी कोई शब्द है वो स्वतंत्र है। कमल था यहाँ पर, हमारा शब्द है, कमल क्या है हमारा यहाँ पर शब्द है। मैंने ये लिखा, कमल ने खाना खाया। क्या लिखा मैंने, कमल ने खाना खाया। अब यहाँ कमल ने खाना खाया, तो ये कमल है, ये अब वाक्य में प्रयुक्त हो चुका है। कहाँ प्रयुक्त हो चुका है मित्रों, वाक्य में। तो ये अब ये कमल तो क्या है हमारा, अभी तक शब्द है, लेकिन ये जो कमल है ना, ये क्या बन गया, ये हमारा अब शब्द नहीं है, ये क्या बन गया भाई, ये हमारा अब पद बन गया। क्यों बन गया पद, क्योंकि इस कमल का वाक्य में प्रयोग कर लिया गया है। यानी वे शब्द जो कारक विभक्ति चिन्हों के साथ में वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। अब देखो शब्द के बारे में हम ये बात कर लेते हैं कि शब्द सार्थक होता है। शब्द क्या होता है, सार्थक होता है। लेकिन इसमें दो बात कर लेते हैं, एक तो पूर्ण सार्थकता, पूर्ण सार्थक, और एक अपूर्ण सार्थक। क्या होता है, पूर्ण सार्थक और अपूर्ण सार्थक। पूर्ण सार्थक मतलब है कि वो पूर्ण रूप से अपना अर्थ दे रहा है, तो पूर्ण सार्थक होते हैं वो पद होते हैं। कौन होते हैं भाई, वो पद होते हैं। पूर्ण सार्थक क्या होता है, पद होता है। अपूर्ण सार्थक क्या होता है, शब्द होता है। अकेला शब्द क्या है, हमें पूरा अर्थ नहीं दे सकता। जैसे बहुत से नाम होते हैं ना, विनोद नाम है, विनोद नाम अकेला है, वो हो सकता है किसी पुरुष का हो, है ना, वो हो सकता है किसी महिला का हो, तो वो थोड़ा सार्थक तो है लेकिन पूर्ण सार्थक नहीं है ना। अब विनोद नाम है, ये विनोद नाम ये क्या है, ये शब्द है। ये क्या है भाई मित्रों, शब्द है। अब ये शब्द है तो ये सार्थक है, इसका अर्थ तो है विनोद का, यानी किसी का नाम है। हम ये कह सकते हैं विनोद किसी का नाम है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते विनोद हमें किसके बारे में बोध करवा रहा है, पुरुष के बारे में या महिला के बारे में, हमें नहीं पता। लेकिन जैसे इसका हम प्रयोग कर लेते हैं, है ना, तो ये हमें बता देगा कि ये क्या है, विनोद पढ़ रहा है। दूसरा क्या है, विनोद पढ़ रहा है, और विनोद विनोद पढ़ रही है। दो एग्जाम्पल हमारे सामने लिखे हमने, यानी विनोद पढ़ रहा है और दूसरा आपने लिखा है विनोद पढ़ रही है। विनोद क्या कर रही है, पढ़ रही है। तो यहाँ आप देखो ये जो विनोद है ये हमें बता रहा है कि ये तो भाई पुरुष है, ये बालक है जो पढ़ रहा है, मेल। ये विनोद हमें बता रहा है ये कोई लड़की है, बालिका है, फीमेल है जो पढ़ रही है। अब देखो मित्रों क्या हुआ, ये हमें ये विनोद क्या बन गया भाई, ये पद बन गया। क्या बन गया, ये पद बन गया। तो ये पद में आने के बाद में हमें पूर्ण सार्थक अर्थ दे रहा है ना। ये क्या कर रहा है, पूर्ण अर्थ दे रहा है, क्योंकि ये हमें पता, पूर्ण पता है कि ये भाई बालक है, बालिका है, हमें पता है ना।
सीधा विनोद लिखा, हमें नहीं पता बालक है बालिका, तो ये थोड़ा सा जाना, शब्द होते हैं वो सार्थक तो होते हैं, लेकिन क्या होते हैं, शब्द अपूर्ण सार्थक होते हैं। शब्द क्या होते हैं भाई, अपूर्ण सार्थक होते हैं, और पद क्या होते हैं, पूर्ण सार्थक होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, है ना, शब्द क्या होते हैं और पद क्या होते हैं, है ना। तो अभी हमने शब्दों के बारे में बात कर ली। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। सार्थक समूह है, अर्थ देने वाला समूह ही शब्द होगा। कैचा टहता पैता मैं के ना के, ये कोई शब्द नहीं होता है, अर्थ आना चाहिए। कमल है, विनोद है ना, शेरू है, राम है, सीता है, श्याम है ना, मोहन है, ये सब क्या है, अर्थ दे रहे हैं। गंगा है, हिमालय है, ये सब क्या है, अर्थ प्रदान कर रहे हैं, सार्थक है। और सार्थक है तभी शब्द है ना, सार्थक नहीं है तो शब्द भी नहीं होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मित्रों हम पद के बारे में। हालांकि हमने थोड़ा जान लिया पद के बारे में, लेकिन फिर हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ लेते हैं पद। पद क्या होता है, अभी हमने बात की थी कि जो शब्द होता है वो अकेला स्वतंत्र होता है। किसी भी शब्द का जब वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है ना, किसी भी शब्द का, यानी हम यूं कहें सार्थक शब्द का, किसका भाई, सार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाना, किसी भी सार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है मित्रों, पद कहलाता है। यानी जब तक वो स्वतंत्र है तब तक वो शब्द है, जब उसको वाक्य में प्रयोग कर लेंगे, कारक के विभक्ति चिन्हों से उसको जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगा, पद बन जाएगा, है ना। हमने यहाँ चर्चा की थी, हमने दो नाम लिए थे, विनोद नाम लिया था, हमने कमल नाम लिया था ना, तो ये क्या है भाई, ये शब्द है, अकेला है, स्वतंत्र है, क्या है, शब्द है। इसका वाक्य में प्रयोग कर देंगे, है ना, कारक के चिन्ह से प्रयोग हमने कर दिया था, पहले ही किया था हमने प्रयोग इसका, है ना। विनोद ने खाना खाया, कारक विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ और विभक्ति चिन्ह कई बार क्या होते हैं, लैप्स भी होते हैं ना। वर्तमान काल विनोद खाना खाता है, विनोद खेल रहा है, यहाँ कोई विभक्ति चिन्ह नहीं है, लेकिन फिर भी जब किसी भी शब्द का, सार्थक शब्द का वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो शब्द नहीं रहता, वो पद बन जाता है। अब ये शब्द नहीं है भाई, ये क्या है, ये पद है, ये क्या है, ये पद है ना, ये हमारे शब्द नहीं है, ये क्या है, हमारे पद है। क्या है भाई, पद है। तो ये हम शब्द नहीं कहेंगे, इन्हें हम क्या कहेंगे, अब पद कहेंगे। तो आप, मुझे लगता है पद के बारे में समझ गए होंगे, है ना। दूसरी बात है, हम यूं कहें कि वाक्य में किसका प्रयोग होता है मित्रों, वाक्य में क्या शब्दों का प्रयोग होता है, नहीं, वाक्य में पदों का प्रयोग होता है। क्या होता है, पदों का प्रयोग होता है। तो वाक्य होता है वो शब्दों का एक समूह नहीं होता है, वो पदों का एक सार्थक समूह होता है। किसका समूह होता है, पदों का सार्थक समूह होता है। तो वाक्य में शब्दों का प्रयोग न करते हुए हम कहेंगे वाक्य में पदों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हमारा पूरा वाक्य था, इसमें हमने जो प्रयोग किया है ना, विनोद का प्रयोग किया है, खाना का प्रयोग किया है, खाया का प्रयोग किया, तो ये हमारे क्या है भाई, ये शब्द नहीं है, ये हमारे क्या है, पद है ना, ये हमारे क्या है मित्रों, पद है। तो ये वाक्य में पदों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा भाषा का अंग था, हमने पद के बारे में बात कर ली। और जो अंतिम अंग है, जो भाषा को बनाता है ना, जिसके साथ साथ भाषा एक प्रकार से यूं कहें कि अर्थ देती है अपना, है ना, अभिष्ट अर्थ देती है कि भाषा, भाई मैं हूं क्या। सबसे बड़ा रोल जो होता है भाषा का, हम भाषा की पता लगा सकते हैं, भाषा को अभिलषित कर सकते हैं, भाषा के अपने भावों को लंबे लंबे प्रकट कर सकते हैं, वो क्या होता है, वाक्य होता है। क्या होता है मित्रों, वाक्य होता है। तो हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं, हमारा जो आधारभूत तत्व अंग था, ये लास्ट अंग है, क्या है मित्रों, वाक्य। क्या है, वाक्य। वाक्य क्या होता है,
है ना। पहली बात वाक्य की, पदों का व्यवस्थित समूह है। किसका व्यवस्थित समूह है भाई? पदों का पदों का व्यवस्थित समूह है, क्या कहलाता है भाई? वाक्य होता है। पहली बात, किसका व्यवस्थित समूह है? पदों का। किसका? किसका भाई? पदों का ना। पदों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है ना। अब यहां ध्यान रखना है, दूसरी बात हम ये कहें कि भाषा की लघुतम इकाई ध्वनि लिखित भाषा की हमने पढ़ ली है। अब हम ये कहें भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है ना, भाषा की बृहत्तम इकाई कौन सी होती है भाई? भाषा की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है भाई? ये होता है वाक्य। क्या होता है मित्रों? वाक्य होता है। सबसे बड़ी इकाई हम इसको कह सकते हैं बृहत्तम इकाई। ये बृहत्तम इकाई कौन सी होती है? वाक्य होता है ना। पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली इकाई कौन सी होती है? वाक्य होता है ना। क्या होता है? पूर्ण अर्थ प्रकट करने वाली इकाई क्या होती है? ये वाक्य होता है। यानी पूर्ण अर्थ को प्रकट करने वाली इकाई कौन सी होती है भाई? वाक्य होती है। ठीक है, तो ये हमारा छठा अंक था वाक्य। हम छोटी सी बात कर लेते हैं। वाक्य में मुख्य दो पद होते हैं भाई। वाक्य में क्या होते हैं? मुख्य दो पद होते हैं। वाक्य में मुख्य दो पद होते हैं। कितने होते हैं भाई? दो पद होते हैं। वाक्य मुख्य दो पद होते हैं। वो दो पद कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। कौन से हैं दो पद? उद्देश्य और विधेय। ये मित्रों आज हमने इस क्लास में भाषा के जो आधारभूत तत्व थे, भाषा के जो अंग थे, उन पर हमने विस्तार पूर्वक चर्चा कर ली है ना। ध्वनि क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, शब्द क्या होता है, वाक्य क्या होता है। तो ये आज की क्लास हमारी रही। हमने पूर्ण रूप से इसके बारे में चर्चा की। हम कल व्याकरण जो बिंदु था, व्याकरण जो शब्द है, उस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में अपना जो वर्ण विचार है, वर्णों का एक सिस्टम है पूरा का पूरा, वो शुरू कर देंगे। मित्रों देखो, हाँ शुरू तो हम सबसे पहले वर्ण विचार कर सकते थे, लेकिन आप ध्यान रखने वाली बात आपके लिए बता दूं मैं, ये वो छोटी छोटी बातें होती है जिनका हमें पता होना चाहिए, है ना। हिंदी भाषा हम सीख रहे हैं तो हम हमारी ये कोशिश रहेगी, मेरी कोशिश रहेगी ये 100% ही, कि हम आपको पूर्ण रूप से बारीकी से बताएं, है ना। धीरे धीरे पूर्ण बारीकी से हम अध्ययन करें, और जब बारीकी से अध्ययन करते हैं ना तो मित्रों कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती है। हम ऊपर ऊपर से दौड़ के चले जाते हैं और हम यूँ कहें कि हमने सिलेबस करवा दिया, टाइम पास कर दिया, मित्रों वो हमारा काम नहीं है। भले ही हमें समय लग जाए, आपको बने रहना है हमारे साथ, लगातार बने रहना है। यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार हमें आप देखते रहेंगे, हमारा ज्ञान के साथ आपका समय देते रहेंगे, तो हम दुगनी ऊर्जा के साथ आपके साथ आते रहेंगे मित्रों। तो आपसे यही है कि आप क्लासेस को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा देखें, आगे शेयर करें, है ना। विशेष रूप से सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड पटवारी की जो भर्तियां आगे आने होने वाली है एग्जाम, उनके लिए तो बहुत खास रहने वाला है। ये सेशन बहुत ही खास रहेगा।
तो व्याकरण के संबंध में आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मेरे साथ बने रहे तो आप ये कहेंगे हाँ भाई मैं व्याकरण में परफेक्ट हो गया हूँ, व्याकरण मैंने सीख ली है। तो आप ये कोई, मैं ये नहीं कहता कि मेरा अभिमान है ना, बस ये आपकी दुआ है ना, ईश्वर का आशीर्वाद है कि हम मेहनत करते हैं और मेहनत का फल हमें पता है कि हमेशा अच्छा होता है। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, अभी 23 जून को एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाए, प्रथम पेपर में रह गए, उनको मैं कहना चाहूँगा कि निराशा को अपने ऊपर हावी मत होने देना। आपको मान लीजिए आप गिर गए, लेकिन आपको गिरे नहीं रहना है, उठ खड़ा होना है और फिर अपने लक्ष्य की ओर चल पड़ना है। आप अवश्य सफल होंगे, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, लगातार किया हुआ प्रयास हमारा हमेशा मित्रों सार्थक होता है। तो इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। और इसकी यदि आपको पीपीटी चाहिए है ना, तो हमारे टेलीग्राम चैनल है विद्यापथ अकादमी, वहाँ आप जाकर के इसकी पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।